नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष की क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में मैं आपको बेसिक फिनोमिनाज जो है वो बता रहा हूँ। जो प्रथम यूनिट है उसमें 3 फिनोमिना मुख्य रूप से अपने हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझाए जा सकते, क्वांटम मैकेनिक्स से समझाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत की हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से की, उसके बाद मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया और आज का हमारा पॉइंट रहेगा कॉम्पटन इफेक्ट। आपने प्लांक की थ्योरी पढ़ी। प्लांक ने ये कहा कि एनर्जी आर नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिस्क्रिएट। यानी एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है, यह क्या होती है, डिसकंटिन्यूस एंड डिस्क्रिएट फॉर्म में भी होती है और एक निर्धारित गुणज के रूप में प्राप्त होती है। और उस निर्धारित गुणज, पूर्ण गुणज को ही क्या कहते हैं, फोटोन। और फोटोन एनर्जी का क्वांटा है और जिसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। तो एच न्यू से हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की भी व्याख्या की तथा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी व्याख्या की। अब आते हैं हम कॉम्पटन इफेक्ट पे। कॉम्पटन इफेक्ट है क्या चीज़? सबसे पहले तो इसकी क्या परिभाषा है, देखिए। इसमें एक्सरे को क्या किया जाता है, जब किसी टारगेट पे डाला जाता है, कोई भी लक्ष्य है उस पे डाला जाता है, तो स्कैटर्ड जो एक्सरे हैं, प्रकीर्णित जो एक्सरे हैं, वो मूल वेवलेंथ तो पाई जाती है, उसके अलावा इससे अधिक वेवलेंथ की भी तरंग इसमें पाई जाती है। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। कि जब किसी भी टारगेट के ऊपर आप एक्सरे डालें और उस एक्सरे जब टारगेट से स्कैटर्ड हों और स्कैटर्ड होने के बाद जब आप मेजरमेंट करें तो वहाँ पे मूल जो आपका फंडामेंटल जो एक्सरे की वेवलेंथ है, उसके अलावा अन्य कोई एक्सरे अन्य वेवलेंथ की भी वेव्स प्राप्त हो जाएं, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे बेसिक एक पैरामीटर अपने डिफाइन करेंगे, कॉम्पटन पैरामीटर, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो स्कैटर्ड एक्सरे है, जो आपकी स्कैटर्ड एक्सरे है, उस एक्सरे और जो फंडामेंटल एक्सरे है, जो मूल आपकी एक्सरे है, उन दोनों के वेवलेंथ में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, हम कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। क्या कहा जाता है, कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। ओके। तो कॉम्पटन विस्थापन का जो सूत्र होगा वो होगा डेल लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ये अधिक वेवलेंथ है, ये कम वेवलेंथ है। ओके, इसको कॉम्पटन विस्थापन है। अब इसकी क्लासिकल थ्योरी से व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती? देखो, क्लासिकल जो थ्योरी है वो ये कहती है कि कोई भी टारगेट है, उस टारगेट पे अगर एक्स रे अगर आके गिरी, इस टारगेट पे गिरी, तो यहाँ पे जो भी परमाणु अणु या जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी आपके टारगेट है, उस टारगेट का जो एटम है वो क्या करेगा, ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। एनर्जी ऑब्जर्व कर क्या होगा, ओसिलेट होगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल ओसिलेट होता है तो क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। तो जिस फ्रिक्वेंसी को ये ऑब्जर्व करता है क्लासिकल थ्योरी के अनुसार, उसी फ्रिक्वेंसी से ये क्या करेगा, दोलन करेगा। एटम क्या करेगा, दोलन करेगा। और उसी फ्रिक्वेंसी की क्या त्याग करेगा, उसी फ्रिक्वेंसी की वेव्स त्याग करेगा क्लासिकल थ्योरी के अनुसार। अर्थात जब आप एक्स रे किसी टारगेट से डालेंगे तो उसी फ्रिक्वेंसी की एक्सरे आपको प्राप्त होनी चाहिए, किसके अनुसार, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार। परंतु यह जो फिनोमेना है ये कहता है कि जो मूल है वो तो पाई जाती है, परंतु इसके अतिरिक्त भी पाई जाती है, जिसकी वेवलेंथ मूल से आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अर्थात आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि ये बराबर होती है, परंतु कॉम्पटन इफेक्ट में जो आवृत्ति का मान होता है वो मूल का अधिक, और जो आपकी स्कैटर्ड जो फ्रिक्वेंसी है उसका मान क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आया, जो कि क्लासिकल थ्योरी से नहीं समझाया जा सका। अब देखिए, इस सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत से किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर जो आपने एक्स रे डाली है वो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ एक एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है, एज ए
जिस प्रकार से पार्टिकल बिहेव करता है, ये जो फोटोन है, एक्सरे का फोटोन है, वो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है, टक्कर हो रही है, कोलिजन हो रहा है। और यहाँ पे टक्कर किस प्रकार की है, जिस प्रकार के आपके साधारण रूप में क्लासिकल पार्टिकल टकराते हैं उसी प्रकार से ये टकरा रहे हैं। यानी एच न्यू आवृत्ति का फोटोन किससे टक्कर करता है, ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये टक्कर हो रही है और ये आपका स्कैटर्ड एक्सरे, स्कैटर्ड, ठीक है, ये मूल है आपका फंडामेंटल एक्सरे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो टक्कर हुई एच न्यू, तो इसने इसको टक्कर से, इसको स्कैटर्ड से इसको विस्थापित कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया, तो कुछ एनर्जी इसकी क्या होगी, यहाँ पे खर्च हुई। तो वो एनर्जी में क्या आ गई, इसकी एक्सरे में कमी आ गई, और जो एनर्जी में कमी आई तो जो स्कैटर्ड जो एक्सरे थी उसकी मूल से फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे जो स्कैटरिंग हो रही है वो बेसिकली यहाँ पे एक्स रे किसके रूप में व्यवहार कर रही है, एज ए फोटोन के रूप में व्यवहार कर रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की किससे टक्कर हो रही है, फोटोन से टक्कर हो रही है। यानी यहाँ पे जो आपकी वेव्स हैं वो वेव्स नेचर नहीं होकर उसकी किस प्रकार की वेव की किस प्रकार की पार्टिकल नेचर के रूप में बिहेव कर रहा है। अब क्वांटम विस्थापन सूत्र को अपने बताते हैं कि क्वांटम विस्थापन सूत्र क्या है। यहाँ पे देखिए, फोटोन, कोई भी फोटोन है वो आपका एच न्यू आवृत्ति का फोटोन है जिसकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू है। तो उसका मोमेंटा क्या होगा, एच न्यू बाई सी, मोमेंटा क्या होगा, एच न्यू बाई सी। ये एक फोटोन यहाँ से चल रहा है, ये कोई एटम है, एटम का इलेक्ट्रॉन बीच में रेस्ट में है, यानी आपका स्थिर है, अर्थात इसका मास m नोट है। तो आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन से इसकी एनर्जी जो रेस्ट एनर्जी है वो E इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर है, और ये आपका रेस्ट में है, इस कारण से इसका मोमेंटा क्या है, 0 है। ओके, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर ये अब यहाँ पे जैसे इनकी टक्कर हुई, फोटोन की इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, यहाँ पे स्कैटर्ड हो गया, और फोटोन स्कैटर्ड फोटोन आपका यहाँ, तो इसकी जो आवृत्ति थी वो न्यू डैश हो गई। तो E इक्वल टू एनर्जी एच न्यू डैश, और इसका मोमेंटा हुआ एच न्यू डैश बाई सी। ओके, और ये मूल जो दिशा थी उससे जो फोटोन था वो फाई कोण पे आपका प्रकीर्णित हुआ, और इलेक्ट्रॉन था जो मूल दिशा से क्या हो गया, गतिमान, थीटा कोण बनाते हुए गतिमान हो गया। ये हमने कल्पना की। और अगर गतिशील हो गया v वेग से, तो इसका मोमेंटा p इक्वल टू एम वी, एंड एनर्जी क्या होगी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने ये जो काम किया, ये मैंने जो मोमेंटा है उनके मैंने क्या किया है, घटक लिए। तो जिधर जो एंगल होता है उस साइड में जो घटक होता है उसका प्रोजेक्शन आपका कोस थीटा, तो एम वी कोस थीटा, उसके परपेंडिकुलर जो आपका कंपोनेंट होता है वो एम वी साइन थीटा। तो इस एम वी का एम वी कोस थीटा एंड एम वी साइन थीटा ये। और यहाँ पे जो है एच न्यू डैश बाई सी, तो इसका कोस घटक एंगल की ओर, तो एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई, एंड इसका परपेंडिकुलर जो आपके कंपोनेंट है वो एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोई भी कोलिजन हो, किसी प्रकार की भी स्कैटरिंग हो आपकी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लागू होगा ही होगा, तथा सॉरी यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन अगर अपने माने तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी जो कंजर्वेशन है वो तो लागू रहेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर, यानी फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर से पूर्व जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी है आपकी, एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर, और टक्कर के बाद एनर्जी क्या है, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको एडजस्ट करें एम सी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश और प्लस एम नोट सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपकी एक आ गई। अब किसी प्रकार की टक्कर हो, लीनियर मोमेंटा आर कंजर्व्ड, तो लीनियर मोमेंटा कंजर्व रहेगा, परंतु यहाँ पे एंगल का ध्यान में रखना है। तो एंगल का ध्यान में रखना है तो एक्स एंड वाई दिशा में आप क्या करेंगे, दोनों दिशाओं में क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। तो एक्स दिशा में आएगा वो एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 आपका इलेक्ट्रॉन का मोमेंटा है, एंड एच न्यू अपॉन सी फोटोन का मोमेंटा है। ये एक्स डायरेक्शन में है टक्कर से पूर्व का।
और टक्कर के बाद एक्स डायरेक्शन में एच न्यू डैश और बाई सी कोस फाइव प्लस एम वी कोस थीटा। ये आपकी, इसको अगर एडजस्ट करें कोस थीटा को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो एम वी कोस थीटा इक्वल टू एच अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाइव आपका फॉर्मूला। ये समीकरण नंबर आपकी 2 आ गई। ओके, इसी प्रकार वाई डायरेक्शन में टक्कर से पहले किसी प्रकार का संवेग नहीं है, टक्कर के बाद ऊपर की डायरेक्शन धनात्मक है और नीचे की जो डायरेक्शन है वो ऋणात्मक। तो ऊपर की डायरेक्शन में मैंने एच न्यू डैश बाई सी साइन फाइव और नीचे माइनस एम वी साइन थीटा। तो एम वी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश सी साइन फाइव। समीकरण 2 और 3। यहाँ पे जो एक वेरिएबल है थीटा उसको खत्म किया जा सकता है, इन दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ें तो ऊपर आएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर आपका कॉमन आएगा। तो ये थीटा जो है वो एक आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं, समीकरण 2 और 3 का वर्ग कर क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर इसका जोड़ कर देते हैं। ओके, अब मैं इन दोनों का वर्ग किया और जोड़ किया तो साइड में एम स्क्वायर वी स्क्वायर और इस साइड में एच स्क्वायर सी स्क्वायर वी न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कोस फाइव है आपके पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पे जो सी स्क्वायर है उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड में, तो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ जो ये पद है ये एज इट इज यहाँ आपका आ गया। ओके, अब समीकरण 1 जो थी उसी का वर्ग में दोबारा कर देता हूँ। समीकरण 1 जो आपके पास थी, ये जो समीकरण थी एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच एन न्यू माइनस न्यू डॉस प्लस एम नोट सी स्क्वायर का मैंने वर्ग किया। वर्ग करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, वर्क करने से ये समीकरण एम स्क्र सी फोर इक्वल टू एस स्क्र न्यू स्क्र प्लस न्यू डैश स्क्र माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस एम नोट स्क्र सी फोर प्लस 2h एम नोट सी स्क्र और न्यू माइनस न्यू डैश। ये समीकरण नंबर 5 आए। अब इस समीकरण में से अगर ये समीकरण घटाएं तो हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा। जो भी रिजल्ट आया वो घटाने के बाद ये आया। यहाँ पे मैं एम स्क्र और सी की पावर 4 में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर जो बचेगा 1 माइनस बी स्क्र बाई सी स्क्र, बाकी मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दिया। अब मैं न्यूटन की जो अपेक्षिकता थ्योरी है वो रेस्ट मास एंड मूविंग मास, जो भी आपका डायनेमिक मास होता है, गति के जो मास होता है, उन दोनों में रिलेशन देता है एम इक्वल टू एम नोट बाई 1 माइनस बी स्क्र अपॉन सी स्क्र एंड रूट। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे तो ये जो सूत्र है ये बन जाएगा एफ, ये जो सूत्र है ये सूत्र है ये यहाँ पे एम नोट स्क्वेयर सी फोर, एम नोट स्क्वेयर सी फोर है, ये यहाँ भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बेसिक जो टर्म बचेगी वो इतनी ही रहेगी। ये आप नीचे ले आए तो यहाँ पे इस जो ये जो टर्म है इसको अगर एडजस्ट करें न्यू माइनस न्यू डैश, यानी इस टर्म में किसका भाग दिया गया है, पहले न्यू न्यू डैश का भाग अगर दे देंगे आप तो आपके पास ये जो टर्म है ये नेगेटिव है। तो ये आपकी यहाँ पर सॉरी ये जो टर्म है ये यहाँ पे आगे न्यू न्यू डैश का मैंने भाग लगा दिया। तो यहाँ पे सॉरी न्यू न्यू डैश भाग यहाँ पे दिया गया न्यू न्यू डैश बाई एंड 2h एम नोट का भाग लगा दें। भाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले पद में h कैंसिल हो जाएगा, एक h कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास एम नोट है, सॉरी हाँ एम नोट रह जाएगा और सी स्क्वायर भी रह जाएगा, सी स्क्वायर भाग लगाए, हाँ जी सी स्क्वायर का भी भाग लगाएंगे, सी स्क्वायर का भी भाग लगाएंगे। ओके, इसका भाग दिया गया है यानी इस टर्म का पूरी का ही भाग लगाएं, ठीक है, और न्यू न्यू डैश का भी भाग लगाया इसके साथ। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो टर्म आई ये आई न्यू माइनस न्यू डैश आपकी रहेगी और न्यू न्यू डैश का भाग आपने लगाया तो एच यहाँ पे एच बचेगा, न्यू न्यू डैश कट जाएगा आपका, एम नोट सी स्क्वायर रहेगा, 1 माइनस कोस पाई रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें न्यू में न्यू न्यू डैश का भाग लगेगा तो 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस पाई, ठीक है होल में। अब देखिए सी का यहाँ से एक सी को लिया मैंने, दोनों साइड में ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सी अपॉन न्यू डैश और सी अपॉन न्यू, और ये आपकी टर्म है। ये जो है न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन क्या होता है, न्यू। ओके,
ओके, तो ये जो आया वो लैम्डा डैश, ये जो टर्म हुई वो लैम्डा डैश, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये एज इट इज रह जाएगा। ओके, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम नोट सी और 1 माइनस कोस फाई आपका रिजल्ट है। और ये जो विस्थापन है इसको क्या कहते हैं, कॉम्पटन विस्थापन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कॉम्पटन विस्थापन कहा जाता है। तो ये कॉम्पटन विस्थापन आपका डेल लैम्डा, और यहाँ पे एच अपॉन एम नोट सी और 1 माइनस कोस फाई, ये कॉम्पटन का आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है। एच अपॉन एम नोट जो सी है उसको कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, जिसका मान है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होता है, 0.0242 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि एच अपॉन एम नोट सी की वैल्यू है, एच अपॉन एम नोट सी। तो ये जो फॉर्मूला है ये यूं भी लिखा होता है, डेल लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस फाई। और फाई क्या है, आपका एंगल है जो आपकी एक्स रे मूल जो आपकी डायरेक्शन थी उससे स्कैटर्ड हुई है, वो आपका एंगल है कोस फाई। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कॉम्पटन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है एंड कॉम्पटन वेवलेंथ क्या है, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से डराइव, फेल क्यों होगी क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी से इसके किस प्रकार से व्याख्या की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और नए वीडियो में मैं आपको कॉम्पटन इफेक्ट पूर्ण करवा दूंगा। ओके, तो तीसरा फिनोमेना भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ओके, तो धन्यवाद आज के लिए।